आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग जहां थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जो है डिसरप्शन वही सर्वर के कारण आ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से समझेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए फिर हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये जो ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं इन पे बात किया था और मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के शहरों को याद करना बड़ा आसान है। ऑस्ट्रेलिया के शहरों को अगर आप देखें तो बड़ा आसान है। ये जानते हैं BSC, इसलिए कहा जाता है BSC, MA, और ये देखिए PhD, P और D यहां पे है और चूंकि ये छोटा सा नीचे है तो यहां पे H, ये PhD हो गया। अब आप देखिए ये ब्रिस्बेन है, ये सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है, और ये जानते हैं कैनबरा, यही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये मेलबोर्न है जो चॉकलेट के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा ये ऊनी वस्त्रों के लिए, चमड़ों के वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। ये एडिलेड है, और ये पर्थ है। पर्थ जानते क्रिकेट की बड़ी बड़ी पिचों के लिए जाना जाता है। ये डार्विन है, डार्विन के आसपास खनिज के बहुत भंडार है। और ये होबर्ट है, सेनवार्न जहां के थे, बड़े जानते हैं बॉलर थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है 8 शहर हैं। इन्हीं 8 शहरों में ऑस्ट्रेलिया की 60% जनसंख्या रहती है। देखिए ये हो गया BSc करने के बाद MSc नहीं करना है, BSc करने के बाद MA कर लेना है और फिर डायरेक्ट PhD कर लेना है आपको। तो आप देखिए ये हो गया ब्रिस्बेन, ये हो गया देखिए सिडनी, और ये हो गया कैनबरा, और आप देखिए ये हो गया मेलबोर्न, और ये हो गया एडिलेड। ये सब बहुत जाने जाते हैं कई चीजों के लिए। अब मैं ज्यादा बातें एक साथ नहीं करूंगा, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन दिमाग पे नहीं बैठ पाती। एडिलेड, और ये पर्थ है, होबर्ट है, और डार्विन है। इन्हीं जानते हैं 8 शहरों में 60% जनसंख्या। 8 शहरों में 60% जनसंख्या, 8 शहरों में 60% ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या। इससे अंदाजा लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में गांव में लोग रहते ही नहीं। हाँ, सभी विकसित देशों में ऐसा ही है कि जब जानते हैं लोगों के पास आय बढ़ती है, लोग शहर पकड़ लेते हैं, गांव को छोड़ देते हैं। यद्यपि कोरोना ने मैसेज दिया है कि भैया शहर छोड़ो, गांव की तरफ बढ़ो, लेकिन अभी भी जानते हैं लोगों की प्रवृत्ति है शहर में रहने की, क्योंकि शहर में सुविधाएं रिलेटिवली ज्यादा होती। घर के बगल में ही सड़क है, जानते घर के बगल में ही स्कूल, अस्पताल, हर तरीके की सुविधा है। इंटरनेट, बिजली से लेकर के सुरक्षा, रक्षा, सब तरीके। तो लोग जानते सुविधाओं में हमेशा रहना चाहते हैं, सुविधा के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा था पिछली क्लास में, ये मेलबोर्न जानते हैं, ये चमड़े के वस्त्र यहां पे बनते, चमड़े के, और जानते हैं ऊनी वस्त्र। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, जब आप पशु उत्पाद की बात करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश रहा है, फिर भी विकसित हो गया। न्यूजीलैंड भी कृषि प्रधान देश रहा, फिर भी विकसित हो गया। डेनमार्क भी कृषि प्रधान देश रहा, फिर भी विकसित हो गया। इसका मतलब कृषि प्रधान देश भी विकसित हो सकते हैं, बशर्ते। अब देखिए ये जो है पशु उत्पाद में अगर जरा ध्यान दें, पशु उत्पाद में अगर आप देखें, एनिमल प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एनिमल प्रोडक्ट माना जाता है दूध को, मिल्क जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। भारत में तो दूध पीने का और दूध से बने उत्पादों को खाने का बहुत चलन है, पूरे वर्ल्ड वाइड भी चलन है, लेकिन यहां हम लोग सीधे दूध पी जाते हैं। दूध से दही बना के खा जाते हैं, छाछ
और जानते हैं तमाम चीजें बनाते हैं। दूध है, इसके अलावा जानते हैं मांस है, मीट है, बहुत लोग उसी पशु को मार के खा जाते हैं। और ये इसके बाद जब पशु मर जाते हैं तो उनके शरीर का जो कवर है, चारों तरफ की जो त्वचा है, उसको चमड़ा कहा जाता है, लेदर कहा जाता है। और इसके बाद कई पशुओं में ऊन मिलता है शरीर के ऊपर, जानते खाल के ऊपर ही पाया जाता है, ऊन पाया जाता है। ये मुख्यतः 4 पशु उत्पाद मुख्य रूप से माने जाते हैं। और आप संयोग देखिए आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे अधिक पशु किसके पास है? हम लोगों के पास। दुनिया में सबसे अधिक भैंस हम लोगों के पास है, सबसे अधिक बकरी भी हम लोगों के पास है। गाय थोड़ा सा कम है हम लोगों के पास, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। भेड़ भी अपने लोगों के पास है, ऊंट भी है, बहुत सारे पशु हम लोगों के पास है। अब जानते पशु उत्पादों में देखिए भारत, इसमें भारत का पहला स्थान। अगर भारत की मैं बात करूं, देखिए भारत की बात करूं तो भारत का इसमें दूध में पहला स्थान है, और आजकल मीट में भी जानते पहला स्थान है, और चमड़े में भी हमारा पहला स्थान है। सोचिए, भारत का पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में पहला, मांस उत्पादन में अब पहला ही है, चमड़ा उत्पादन में भी पहला। अरे भाई, जनसंख्या भी हमारी सबसे ज्यादा है। अब तो 2023 से जानते हैं भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो गई। और ये ऊन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इसमें ऑस्ट्रेलिया। इसी के नाते मैं बात बोलना चाहता था, इससे याद रहेगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया एक चीज में, बाकी सब में आप। ऑस्ट्रेलिया ऊन के उत्पादन में, ऊन के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर है। जानते हैं उनके उत्पादन में बहुत आगे है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा सम्मान है इसका। तो ऊन के उत्पादन में इसकी विशेष स्थिति है। और जानते हैं मैरिनो प्रकार की भेड़ वहां पे है, ऊन बहुत अच्छा। और एक चीज ध्यान, जब ऊन से मुझे एक चीज ध्यान आया कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग जानते हैं मरुस्थली है, और मरुस्थलों में जानते हैं जो झाड़ियां होती हैं, घास होती है, दूर दूर पाई जाती, भेड़ बकरियां उसे चरती हैं। तो भेड़ बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, जरा ध्यान देंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं, अगर आप मैं वैसे बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी जो भाग है, मतलब ये टोटल मिला करके यहां पर बहुत ज्यादा मरुस्थल है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, 11 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका में उत्तर में है। कालाहारी मरुस्थल 6 देशों में फैला हुआ है, दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण की तरफ है। लेकिन आप जानते हैं सहारा के मरुस्थल के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के ही मरुस्थल माने जाते हैं। यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे मरुस्थल है, मैं मरुस्थलों को अलग लिख देता हूं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, पहले आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें देखिए कितने सारे मरुस्थल हैं, उनको जरा आप देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जैसे ये तनामी मरुस्थल है, ये ग्रेट सैंडी है, लिखते भी जाएंगे। ये तनामी मरुस्थल, पूछा जाता है तनामी मरुस्थल कहां पे है, तनामी मरुस्थल है। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी ये मरुस्थल है, ये ग्रेट सैंडी है, ये गिब्सन है, ये सिम्पसन, देखिए गिब्सन है, ये सिम्पसन है, ये गिब्सन, और ये सिम्पसन मरुस्थल है। और जानते हैं ग्रेट विक्टोरिया है, ये ग्रेट विक्टोरिया बहुत बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारा और भी तमाम मरुस्थल है, ये सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। इन्हें कहा जाता है सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे बड़े मरुस्थल अगर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में, सहारा का मरुस्थल ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मैं बता दूं इसी के बाद आता है, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, फिर अरब का मरुस्थल आता है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल दूसरे नंबर पर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया
के मरुस्थल, और इसके बाद फिर अरब के मरुस्थल, फिर अरब के मरुस्थल, फिर गोबी का है अरब के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जानते हैं दूसरे स्थान, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, डिजर्ट्स है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है, फिर जानते हैं अरब प्रायद्वीप के, फिर गोबी का मरुस्थल। बाकी सारा मरुस्थल में पढ़ाता रहूंगा जैसे अलग अलग पार्ट में पहुंचूंगा। देखिए मरुस्थल किसे कहा जाता है, ध्यान सुनेंगे। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पानी की कमी है। ध्यान सुनेंगे, एक लोगों ने मुझसे कहा मरुस्थल बालू वाला होता है। अरे भाई, बालू होना मरुस्थल नहीं कहलाता। बालू का टिब्बा होगा, ऊंट चल रहा होगा, तब आप मरुस्थल मानेंगे। मरुस्थल का मतलब होता है पानी की कमी। जहां भी पानी की कमी हो, पानी की कमी जहां भी हो जाती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। जहां जहां पानी की कमी होने लगती कहा जाता मरुस्थलीकरण बढ़ रहा। कहा जाता आगरा में मरुस्थलीकरण बढ़ा है, मरुस्थलों का विस्तार हो रहा, दिल्ली तक मरुस्थल आ गया। तो एक लोगों ने मुझसे कहा कि ऊंट तो नहीं दिख रहा दिल्ली। अरे मैंने कहा ऊंट आने से मरुस्थल नहीं होता, पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम होने से, पानी की कमी, आर्द्रता की कमी से मरुस्थलीकरण बढ़ता है। देखिए आर्द्रता की कमी, इसी को कहा जाता मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, ये मरुस्थलीकरण है। तो आर्द्रता की कमी को जानते हैं मरुस्थल। इसका मतलब मरुस्थल क्या है, शुष्कता है। इसका मतलब मरुस्थल क्या है, एरिडनेस है। मरुस्थल शुष्कता है, और शुष्कता दो तरीके से हो सकती है। एक गर्मी के साथ हो सकती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, गर्मी के साथ भी शुष्कता हो सकती है, और ठंडी के साथ भी शुष्कता हो सकती है। गर्मी के साथ होगी तो कहा जाएगा उष्ण शुष्क मरुस्थल, उष्ण शुष्क मरुस्थल। अब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कैसे हैं जरा दिखाने का प्रयास मैं करता हूं। हॉट एरिड डिजर्ट्स, उष्णता के साथ, गर्मी के साथ शुष्कता। और एक हो सकता है लद्दाख की तरह, गोबी की मरुस्थल की तरह शीत शुष्क है। कितना अच्छा लगता है बोलने में ना, आप बोल के देखिए जरा, शीत शुष्क मरुस्थल, कोल्ड एरिड डिजर्ट, कोल्ड एरिड डिजर्ट। अब देखिए ये गर्मी के साथ, उष्णता मतलब होता है गर्मी, और ये शीत मतलब होता है ठंडी। अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे लद्दाख का मरुस्थल कैसा है, बोलिए लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल। खैर लद्दाख के मरुस्थल में पानी लाने वाले सोनम वांगचुक आप जान रहे होंगे। अच्छा, और ये जानते हैं, ये जैसे थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल, जैसे सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, काराहारी का, अरब का, कालाहारी, काली नहीं काला, कालाहारी, अरब का मरुस्थल। और ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल सब ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया वाला ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। और ये जानते हैं जैसे गोबी का मरुस्थल, साइबेरिया, गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में, पेटागोनिया का मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में है, पेटागोनिया। और ये जानते हैं ये जो साइबेरिया है, रूस वाला साइबेरिया, सब इस तरीके का। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल उष्ण शुष्क है, हॉट एरिड, हॉट एरिड। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हॉट एरिड है। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कैसे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, तो ये पार्ट आ जाए भैया उष्ण
शुष्क, बी आ जाए शीत शुष्क, है कि नहीं, या आ जाए दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार, और डी आ जाए दोनों नहीं, दोनों नहीं। तो कौन सा विकल्प आप चुनना चाहेंगे? आप चुनेंगे उष्ण शुष्क। क्या आप लोगों ने पिक कर लिया, समझ लिया इस पॉइंट को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आपने समझा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है। अब जरा ध्यान दें, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को देख लिया। अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले एक प्राकृतिक विभाजन देखते हैं कि कैसे विभाजन, और राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का विभाजन कैसे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में प्रदेश, जो ऑस्ट्रेलिया की प्रदेश या ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक विभाजन, जो भी लिखना, ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक विभाजन मुझे अच्छा लग रहा है, भौगोलिक विभाजन, ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक विभाजन। और ये देखिए आप, ये ऐसे फिगर बना लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक विभाजन हम लोग देखना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी भाग है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, थोड़ा न्यू साउथ वेल्स नीचे तक बना देंगे, और ये विक्टोरिया, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड है, एक प्रांत है, और ये न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स है, और ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया जानते, बड़ा उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ, विक्टोरिया, ये विक्टोरिया है, और ये तस्मानिया द्वीप है, तस्मानिया द्वीप है, और ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे उपजाऊ भाग है, इसी दोनों पर फैला हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भाग इसी दोनों पर फैला हुआ है। इस पर ऑस्ट्रेलिया का उपजाऊ मैदान, ये ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भूभाग में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया दोनों आता है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भाग है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भाग, सबसे उपजाऊ भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भाग है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उपजाऊ भाग न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में फैला हुआ है। अब इसमें क्या है, देखिए, ये है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, और ये देखें आप विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये विक्टोरिया है, ये न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स। नोट करेंगे,
अब ये फिगर देखें आप, अब देखिए ये है मरी नदी और ये है डार्लिंग नदी। ये है मर्री नदी और ये है डार्लिंग नदी। ये है डार्लिंग नदी और इसी के बीच में ये रेवरिना का मैदान है। इसी के बीच में जानते हैं ये रेवरिना का मैदान है। रेवरिना का मैदान है और यही जानते हैं बहुत उपजाऊ मैदान है। ये मरी डार्लिंग नदियों के बीच है। यह मरी डार्लिंग नदी के द्वारा बनाया गया बहुत ही उपजाऊ मैदान है। बहुत ही उपजाऊ मैदान है और चूंकि जिस अक्षांश पे है यहां गेहूं का उत्पादन होता है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का गेहूं उत्पादन में जानते बड़ा ही नाम है, विशेष रूप से जाना जाता है ये। देखिए आपने नाम सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान। और शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों में से डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। जरा इस चीज को समझ लें, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान। आप जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों में आपने सुना होगा स्टेपी। स्टेपी जानते हैं, ये यूक्रेन जहां पे रूस ने अटैक किया हुआ, ये यूक्रेन में। और इसी नाते रूस और यूक्रेन युद्ध के नाते पूरी दुनिया में अनाज महंगा हुआ है। अनाज का दाम बढ़ा, आटे का दाम देखिए, ब्रेड का दाम देखिए, बिस्किट का दाम देखिए, नमकीन का दाम देखिए, मैगी कभी 2 मिनट की खुशियां जो है उसको कभी आप देखिए। तो स्टेपी जानते हैं, पुस्ताज ये हंगरी में है। ये पूछा जाता है ये मैदान कहां पे, ये हंगरी में है। प्रेयरी जानते हैं, ये कनाडा और यूएसए दोनों में है। प्रेयरी ये कनाडा और जानते यूएसए, मुख्यतः कनाडा में फैला हुआ है। और ये देखिए पुस्ताज, तो ये पंपास है, ये देखिए सॉरी, ये पंपास जो घास का मैदान है, ये बहुत पूछा गया है। पंपास जानते अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है ये पंपास। और इसके बाद आपने सुना होगा कि बेल्ड, ये दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसी के नाते मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। डाउन्स ये कहां है, बोलिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया में। डाउन जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। डाउन्स के मैदान ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सभी जानते हैं पूरी दुनिया में इन्हें ब्रेड बास्केट कहा जाता है, इन्हें अनाज की टोकरी कहा जाता है। इन मैदानों को क्या कहा जाता है, बोलिए, अनाज की टोकरी। इन्हें अनाज की टोकरी कहा जाता, ब्रेड बास्केट कहा जाता, अनाज की टोकरी, ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, या हाउस ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। सब गेहूं, इन्हें भविष्य का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जहां खाने पीने की सुविधा होगी वहीं तो भविष्य में लोग रहेंगे। इन्हें भविष्य का घर भी कहा जाता है, भविष्य का घर, हाउस ऑफ फ्यूचर,
हाउस ऑफ फ्यूचर, भविष्य का घर भी कहा जाता है, नोट करेंगे, भविष्य के घर के नाम से भी जानते हैं, ये सारा एरिया जाना जाता है। तो ये जो डाउन्स है ये कहां पर है, यही विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में जानते हैं फैला हुआ है, इसी का फैलाव है। ये जो डाउन्स आप देख रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के इसी वाले एरिया पे है। मैं दोबारा बना देता हूं, यही जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स आप देखिए यहीं पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया है, और ये देखिए है डाउन्स, ये डाउन्स का मैदान है, ये डाउन्स है, वही डाउन्स जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यही डाउन्स है। और डाउन्स किसके अंदर आता है बताइए, ये आता है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में फैला हुआ, और विक्टोरिया राज्य में महारानी विक्टोरिया के नाम पे इसका नाम है। और ये जानते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये याद रहना चाहिए आपको, मतलब ब्रेड बास्केट इसके पास भी है। अब ऑस्ट्रेलिया की झीलों के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, झीलों से संबंधित सवाल पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है, लेकिन आयर झील तो खैर पूछी ही जाती है, आयर झील समुद्र तल से भी नीची है। आयर झील जानते समुद्र तल से नीचा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं आर्टेजियन वेल्स पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में आर्टेजियन वेल पूछा गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की झीलें लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की झीलें, ये फिगर बना लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की झीलें। अब ऑस्ट्रेलिया की झीलों में आप देखेंगे तो ये फिगर आप बनाएं, ये फिगर बनाइए जरा, और इसकी सारी महत्वपूर्ण झीलों को आप देखिए। देखिए ये आयर झील है, सबसे बड़ी झील है, ये टॉरस झील है, ये तो आयर झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ये टॉरस झील है, ये टॉरस झील है, ये आस्टिन झील है, ये बार्ली झील है, ये आस्टिन झील है, आस्टिन झील है, ये बार्ली झील है, ये बार्ली झील है, ये बार्ली झील है, ये मूर झील है, ये गार्डनर है, ये मूर झील है, मूर झील है, और ये गार्डनर झील है, ये गार्डनर झील है, ये गार्डनर झील है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया की झीलें हैं। इसमें जो आयर झील है ये समुद्र तल से जानते 16 मीटर गहरी है, ये समुद्र तल से गहरी है। यह झील आयर झील जो है यह समुद्र तल से गहरी झील है। समुद्र जैसे भारत का कुट्टनाड है, तो भारत का कुट्टनाड जानते हैं मैदान है जो केरल में है, चावल का कटोरा कहा जाता है कुट्टनाड। ऐसे ये आयर झील समुद्र तल से गहरी, अराउंड जानते हैं माइनस क्यों लिखा जाता है, समुद्र तल से गहरा -16 मीटर गहरा है ये मोटे तौर पर। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है ये समुद्र तल से ऐसे नीचा, मैं दिखाता हूं एक दूसरा फिगर बना के, पहले आप इस फिगर को बना लें। ऑस्ट्रेलिया का जो मध्य भाग है वो बहुत गहरा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग ऐसे है, ऐसे है लगभग। अब देखिए समुद्र ऐसे, देखिए ये समुद्र है, ये देखिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये देखिए ये समुद्र है। इधर कौन सा समुद्र है, इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत है। इधर कौन है, हिंद महासागर है, हिंद है। अब इसके बीच में देखिए ये समुद्र तल से इतना गहरी दिख रहा है आपको, गहरा, ये देखिए समुद्र तल से इतना गहरा आपको दिख रहा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग समुद्र तल से गहरा है, जिसके नाते पानी का प्रेशर होता है और अपने आप जानते पानी ऐसे निकलता रहता है, ऐसे ऐसे पानी निकलता रहता है, ऐसे तमाम ऐसे हजारों की संख्या में जानते ऐसे
जैसे लगता है किसी ने झरना लगा दिया है, जैसे लगता है किसी ने झरना लगा दिया। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्टिजियन, आर्टिजियन वेल। इसे उत्श्रुत कूप कहा जाता है, उत्श्रुत कूप। ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग, इसीलिए लैंड ऑफ फाउंटेन कहा जाता है। ये सब फव्वारे हैं, ये सब क्या है? ये सब फाउंटेन है, फाउंटेन है, फव्वारे, ये फव्वारा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ फाउंटेन, फव्वारों का देश भी कहा जाता है। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती भाग समुद्र तल से भी गहरा, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग समुद्र तल से भी गहरा है, समुद्र तल से भी गहरा है, जिसके नाते यहां हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में आर्टिजियन वेल पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में आर्टिजियन वेल पाए जाते हैं, जिससे अपने आप पानी निकलता रहता है। आर्टिजियन वेल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जिससे पानी अपने आप निकलता रहता है, जिससे पानी अपनी आप निकलता रहता है, पानी अपने आप निकलता रहता है, निकलता रहता है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ फाउंटेन, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को फव्वारों का देश कहा जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को फव्वारों का देश कहा जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को फव्वारों का देश कहा जाता है, फव्वारों का देश कहा जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को फव्वारों का देश। ऑस्ट्रेलिया को कई नामों से जाना जाता है, लैंड ऑफ फाउंटेन, फव्वारों का देश, नोट करेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को फव्वारों का देश भी कहा जाता है। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में चूंकि मरुस्थल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को रिक्त ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को तो रिक्त ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जाना जाता है, उसको भी कहीं नोट कर लेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ध्यान से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आप देखिए इतने सारे मरुस्थल हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में कितने सारे मरुस्थल हैं। जहां ये आपने फिगर बनाया वहां जाइए, पीछे जाकर के लिखें। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के अधिक पाए जाने के कारण इसको जानते क्या कहा जाता है? इसको रिक्त ऑस्ट्रेलिया, वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के अधिक विस्तार के कारण, अधिक विस्तार के कारण आबादी नहीं पाई जाती है, आबादी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, इसे रिक्त, वैकेंट, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया, वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है या वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। जिसके नाते इसे रिक्त ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, वैकेंट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है।
एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपने बड़ा बड़ा सेब देखा होगा ना, यहाँ खान मार्केट में मिलता है और उधर सब जगह मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है ना, ये यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो भाग है, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहां फल पाए, भूमध्य सागरीय जलवायु को फलों वाली जलवायु, फ्रूट क्लाइमेट कहा जाता है। यहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाई जाती है। यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु को फलों की जलवायु कहा जाता है, फलों की जलवायु कहा जाता है, फ्रूट क्लाइमेट कहा जाता है, इसको फ्रूट क्लाइमेट कहा जाता है, इसको फलों की जलवायु कहा जाता है। और यहां जानते बहुत बड़ा बड़ा सेब होता है, बहुत बड़े बड़े सेब होते हैं, सिट्रस फ्रूट। यहां सेब जानते, यहां का एप्पल बड़ा फेमस है, यही कारण है जानते तस्मानिया को एप्पल आइलैंड कहा जाता है। ये तस्मानिया है, बहुत बड़ा बड़ा सेब होता है तस्मानिया। यहां कभी खान मार्केट जाइए आप, ये एप्पल आइलैंड, एप्पल आइलैंड, इंडिया गेट के बगल से रोड निकलती है, वहां जाइए, या जहां पे यूपीएससी की बिल्डिंग है वो रोड पकड़ लीजिए, शाहजहां वाला, तस्मानिया एप्पल आइलैंड, बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा सेब, बहुत बड़ा, और बड़ा ही स्वादिष्ट भी है। ये इधर पाया जाता है एप्पल आइलैंड, तस्मानिया। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनिए, मुझे ध्यान आया, खाली ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में नहीं, सभी महाद्वीपों के या तो दक्षिण में या तो पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और हर महाद्वीप के या तो दक्षिण में या तो पश्चिम में फल खूब पाए जाते हैं, फ्रूट्स बहुत पाए। भारत में भी आप देखेंगे दक्षिण में फ्रूट्स की जलवायु है कि नहीं? हर महाद्वीप के दक्षिण या पश्चिम में, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, लेकिन ये भूगोल की घटना है। देखिए जैसे ये उत्तरी अमेरिका बनाना बड़ा आसान लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। उत्तरी अमेरिका स्टूडेंट तुरंत बना देते हैं, सबसे कम समय लगता है उत्तरी अमेरिका को ये उत्तरी अमेरिका है। और ये देखिए दक्षिणी अमेरिका बनाने में उससे भी कम समय लगता है। ये देखिए दक्षिणी अमेरिका जैसे लगता है बैगन बना रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप आप देखिए, इसमें तो और भी कम समय लगता है। ये देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखिए यूरोप थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बार बना लेंगे तो इसमें भी बड़ा कम ही समय लगता है। देखिए बनने वाला है कि अभी मैं इटली तक पहुंच गया, यूनान, और ये देखिए भूमध्य सागर है पूरा, और ये देखिए यूरोप हो गया, ये यूरोप है कि नहीं? अब देखिए मैं इतना ही दिखा दूं आपको, सभी महाद्वीपों के दक्षिण पश्चिम में, एशिया के भी, देखिए ये है यूरोप, ये है जानते अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया में बनाया ही था। ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है उत्तरी अमेरिका, और आप देखिए सभी महाद्वीपों के दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज्यादा तो यहां विस्तार है, यहां पर भी देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहां पर देखिए ये पूरा चिली और अर्जेंटीना इधर नीचे, और यहां पर भी जानते हैं पश्चिम में ये भूमध्य सागरीय जलवायु। ये सब जगह फल लदे हुए हैं, लदे पड़े हैं, पटे पड़े, सब जगह भूमध्य सागरीय जलवायु, सब जगह फल है भूमध्य सागरीय। एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई क्यों, तो मेंस में बताना पड़ता है कि भाई क्यों सभी महाद्वीपों के दक्षिण पश्चिम में, तस्मानिया तो ऑस्ट्रेलिया का है ना, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये फलों की जलवायु, फ्रूट क्लाइमेट, रसदार फल पाए जाते हैं यहां पर, फ्रूट क्लाइमेट, बड़ा फल पाया जाता है। अगर फ्रूट आप खाना चाहते हैं तो इधर रहिए, ये फलों की जलवायु, फ्रूट्स क्लाइमेट, फलों की जलवायु, ये सभी महाद्वीपों, यहां लिख देते हैं, सभी महाद्वीपों के दक्षिण या पश्चिम में, सभी महाद्वीपों के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में, या दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु क्यों पड़ा? क्योंकि ये भूमध्य सागर के पास सबसे अधिक विस्तार है। इसका देखिए सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? ये भूमध्य सागर के ही बगल में यूरोप के दक्षिण में सबसे अधिक विस्तार है। भूमध्य सागर में ही सबसे अधिक विस्तार है, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न जानते पूछा ही जाता है। ये भी प्रश्न जानते पूछा ही जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की जानते हैं खाड़ियों को, जरा ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी को देख लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी खाड़ी है। देखिए पूरी दुनिया को रोज बनाया करिए, बड़ा क्यूट लगता है ये सब बनाने पे। पूरी दुनिया को आप रोज बनाया करिए, पूरी दुनिया के देश को भी। धीरे धीरे पूरी दुनिया घर गांव की तरीके से लगने लगेगी, बहुत इंजॉय करेंगे। और छह स्टेट एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन आता है वर्ड ज्योग्राफी से, जैसे यूपी पीसीएस में देखिए बहुत पूछा जाता है। राजस्थान में भी जानते 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है आरएस में। एमपीपीएससी में भी करीब 5-6 पूछा। बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन पूछे। अब तो बीपीएससी में 20 क्वेश्चन, पिछली बीपीएससी में 67th के बाद जो 68th बीपीएससी हुआ है, 68 बीपीएससी में जानते हैं 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए। तो ज्योग्राफी का रोल जानते हैं बड़ा है और अब बढ़ भी रहा है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की खाड़ियां, ऑस्ट्रेलिया की खाड़ियां बड़ी फेमस खाड़ी है। देखिए ये तो ऊपर आप देख ही रहे हैं, और आपको सुन करके इतना अच्छा लगेगा कि आप कभी भुला ना पाएंगे, कभी भुला ना पाएंगे। बहुत जानते हैं, बड़ा अच्छा आपको लगने वाला है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, जैसे है वैसे मैंने बना दिया। अब देखिए ये सबसे बड़ी खाड़ी है, आप जानते हैं ये सबसे बड़ी खाड़ी है, इसको कारपेंट्रिया की खाड़ी कहा जाता है। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ध्यान देंगे ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। और आपको आश्चर्य लगेगा ये बॉटनी की खाड़ी, बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान, ये बॉटनी की खाड़ी है। और ये जानते ज्योग्राफी की खाड़ी, ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये देखिए ज्योग्राफी, भूगोल की खाड़ी नहीं, ज्योग्राफी, इसका नाम ही है ज्योग्राफी की खाड़ी। जरा ध्यान दें, इसका नाम ही है ज्योग्राफी की खाड़ी। और ये जानते हैं क्या नाम है, ये इनकाउंटर की खाड़ी है। इनकाउंटर, यूपी में बहुत इनकाउंटर हो रहा है ना, लेकिन खाड़ी इधर है। ये इनकाउंटर की खाड़ी। और यहीं के बगल में जानते हैं ये स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी है। और ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। ये जोसेफ, पूछा जा सकता है ये खाड़ी कहां पे है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। हाँ, एशिया में भी मेडिटेरियन क्लाइमेट है, उससे मिलती जुलती है। भारत के दक्षिण में कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु से मिलती जुलती जलवायु है। तो ये देखिए, अच्छा ये केप यार्क प्रायद्वीप है, इसको भी बना लीजिए, बड़ा खनिज वाला है ये केप यार्क प्रायद्वीप है। ये केप यार्क पूछा जाता है, केप यार्क प्रायद्वीप। और केप यार्क प्रायद्वीप को जानते हैं बॉक्साइट का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें एल्युमिनियम बॉक्साइट बहुत अधिक है और यूरेनियम भी है। केप यार्क का प्रायद्वीप अभी दिखाते हैं आपको, खनिज के मामले में भी बहुत रिच है केप यार्क का प्रायद्वीप। फटाफट बना लें। ये आपने बना लिया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खाने, फेमस माइंस इन ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए ये देखिए यहां पे वाइपा है, वाइपा ये एल्युमिनियम की, बॉक्साइट की बहुत बड़ी खान है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है, बॉक्साइट की खान है।
और बॉक्साइट को अंग्रेजी ऐसे क्या लिखते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O। इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम के बर्तन में आप चाय बनाते हैं, कुकर है, बहुत सारी चीज, एल्युमिनियम निकाला जाता है इससे। तो एल्युमिनियम की सबसे बड़ी खान है दुनिया की, ये बाद में लिख लेंगे इसको। ये देखिए पिलबरा इधर है, पिलबरा जानते हैं, ये जो है लौह अयस्क की खान है। ये पिलबरा लौह अयस्क की खान है, लौह अयस्क की खान है, अयस्क की खान है, बहुत बड़ी है ये भी। इसका भी बड़ा नाम है पिलबरा का, बहुत नाम है, जानते हैं। और यहां डार्विन है, जानते हैं, ये यूरेनियम की बड़ी खान है। ये देखिए डार्विन है, यूरेनियम की बड़ी खान है। ये डार्विन है, यूरेनियम की बड़ी खान है, यूरेनियम की माइन है, यूरेनियम की खान है ये बड़ी, यूरेनियम। और ये कुलगार्डी और कालगुरली, ये सोने की बड़ी खान है। कुलगार्डी और कालगुरली, कालगुरली ये जानते हैं यूरेनियम की बड़ी खान है, यूरेनियम की बड़ी खान है ये, यूरेनियम की बड़ी खान है ये। कुलगार्डी और कालगुरली, कुलगार्डी और कालगुरली, सॉरी यूरेनियम लिख दिया हमने, सोने की खान लिखना चाहिए, सॉरी सॉरी, ये सोने की खान है, ये गलती से हमने लिख दिया था। ये जानते हैं सोने की खान है। और एक और फिगर बनाना पड़ेगा, सोने की खान है, बड़ी खान है, सोने की, सामान नहीं है पूरी दुनिया में। इस पे यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, राजस्थान में, यूपीएससी में सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद जानते एक फिगर और बनाइए, कुछ खाने देखिए बीच में है, वहां बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। देखिए ये है माउंट बिस्चौक, ये पूरी दुनिया में जानते टंगस्टन की बड़ी खान मानी जाती है। देखिए ये है माउंट बिस्चौक, बिस्चौक ये टंगस्टन की बड़ी खान है, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है दुनिया की, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। और इसके अलावा देखिए 3 खाने यहां पर है, बड़ी फेमस है, ऐसे बना लीजिए। ये एलिस स्प्रिंग है, एलिस स्प्रिंग है, ये माउंट ईसा है, ये माउंट ईसा है, ये माउंट ईसा है, और ये ब्रोकन हिल है, ये ब्रोकन हिल है। अब इसको जरा समझना पड़ेगा। ये जानते तीनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें आप जानते हैं जो माउंट ईसा है ये चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें जो माउंट ईसा है ये चांदी के उत्पादन के लिए, जानते हैं ये चांदी के उत्पादन के लिए, चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है, विश्व प्रसिद्ध खान है, चांदी के उत्पादन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध खान है। ध्यान रखेंगे, चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जो ब्रोकन हिल है, ये ब्रोकन हिल पूरा इसका नाम लिखना है, ये लेड और जिंक की बड़ी प्रसिद्ध है। ये लेड माने
सीसा और जिंक की बड़ी खान है, की बड़ी खान है, लेड और जिंक की बड़ी खान है। और एलिस स्प्रिंग आप सभी लोग जानते हैं, यहां गैस, प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, यहां प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है, नेचुरल गैस का यहां जानते हैं बड़ा भंडार है, प्राकृतिक गैस का यहां पे बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां चांदी पाया जाता है वहां जिंक जरूर पाया जाता है और लेड भी, इनको सिस्टर मेटल कहा जाता है। देखिए जहां पे भी चांदी पाया जाए, ध्यान से सुनेंगे, जहां भी चांदी पाया जाए तो ये जान लीजिए कि जहां चांदी है वहां जानते जिंक भी होता है, जस्ता भी होता है, और साथ में जानते हैं लेड भी होता है, चाहे कम ज्यादा भले हो, वहां लेड भी। देखिए जहां पर चांदी होती है वहां पर जिंक भी होता है, लेड भी। इनको सिस्टर मेटल कहा जाता है, इन सबको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिस्टर मेटल, इनको बहन धातुएं कहा जाता है, बहन धातुएं। ये धातुएं सामान्यतः एक साथ पाई जाती, ये धातुएं सामान्यतः एक साथ पाई जाती, ये धातुएं सामान्यतः एक साथ पाई जाती है। इसलिए जहां भी जानते हैं एक खान होगी तो जान लीजिए दूसरी जरूर होगी, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो। जहां एक होगी वहां दूसरी जरूर होगी, चाहे आप उसे जान रहे हो या आप उसे ना जान रहे हो, ये फर्क हो सकता है। तो माउंट ईसा लेड की सबसे बड़ी है, इसका मतलब लेड है, सिल्वर की सबसे बड़ी है, इसका मतलब वहां जिंक और लेड भी होगा। बात समझ रहे हैं? अब ये पूरा ऑस्ट्रेलिया को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं भेड़ के लिए, भेड़ का देश कहा जाता है, क्योंकि भेड़ यहां पे बहुत ज्यादा, भेड़ से पैसा कमाता था, इसलिए इसे स्वर्णिम रोवो की भूमि भी कहा जाता है, सोने की भूमि, स्वर्णिम रोवो की भूमि, ये भेड़ का देश भी कहा जाता है। और यहां कंगारू भी पाए जाते हैं, इसलिए कंगारू का देश भी कहा जाता है इसको कंगारू का भी देश कहा जाता है, कंगारू का देश। और जानते हैं दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां बर्फ पाया ही नहीं जाता, जहां ग्लेशियर है ही नहीं, सिर्फ फ्रिज में पाया जाता, फ्रिज में। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जहां कोई ग्लेशियर नहीं, दुनिया का एकमात्र महाद्वीप, एकमात्र महाद्वीप जहां कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता, जहां कोई ग्लेशियर, जहां कोई ग्लेशियर माने हिमानी, जहां कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता है, कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता है, जहां कोई ग्लेशियर ही नहीं, जहां कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। दुनिया का एकमात्र देश है जहां कोई ग्लेशियर पाया ही नहीं जाता है, जहां कोई ग्लेशियर पाया ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को भी कंप्लीट कर लिया। तो 2 महाद्वीप जानते हैं हम लोगों का क्लियर हो गया। एक तो क्लियर हो गया जीलैंडिया, ये हम लोगों का क्लियर हो गया। दूसरा हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया। अब एशिया पे आएंगे जो सबसे बड़ा महाद्वीप। तो कल से हम लोग एशिया की शुरुआत करेंगे। कल से जानते एशिया की शुरुआत होगी। एशिया महाद्वीप हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो कल जानते हैं एशिया में थोड़ा 2-3 दिन की क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि एशिया बड़ा है।
तो इस नाते एशिया को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और कल भी जानते 10:30 बजे से क्लास रहेगी, ताकि हम लोग कम से कम 2 क्लास ले सकें, बीच में थोड़ा ब्रेक दे करके। खैर आज तो वैसे ही ब्रेक हो गया था, तो ब्रेक दे करके लेंगे तो निश्चित रूप से 2-2 क्लास होगा, तो फटाफट जानते हैं हम लोग इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, तो फिर आ जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट पीटी में पूछा जाता है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।